हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW ओनली IAS। आज फिर हम एक नए सेशन के साथ आपके साथ आए हैं और 7 क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे। ये बैच है हमारा डेली आंसर राइटिंग का। मैं आपका मेंटर, आपका एजुकेटर सिद्धार्थ सिसोदिया, और एथिक्स के नए टॉपिक्स के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे। कल के वीडियो के बाद आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हैं वो है, एक तो आपकी यूनिट नंबर 2 एटीट्यूड, उसके साथ साथ आपकी जो बेसिक यूनिट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की है उस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो इससे मिलाकर के हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे जो सेक्शन ए के रहेंगे, और 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज के। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं उससे पहले आपको यह दिखाना चाहता हूं कि बेस्ट कॉपी, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है बेस्ट कॉपी आज की। और इस तरीके से हम कॉपीज को चेक करते हैं, हम इस तरीके से आपको बताते हैं इस कॉपी में जैसे क्या क्या कमेंट्स हैं। तो देखिए, आंसर बच्चे ने अच्छा लिखा है, ये बहुत अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता मेरे स्टूडेंट्स। तो कीप राइटिंग, कीप इंप्रूविंग। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर मेरे कितने मार्क्स आए कितने मार्क्स नहीं, नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या नई चीज सीखी, आंसर राइटिंग में आपने क्या मिस्टेक्स करी और क्या आपकी लर्निंग रही। तो कीप शेयरिंग योर आंसर स्टूडेंट्स टू द टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS प्रैक्टिस ग्रुप, आंसर प्रैक्टिस ग्रुप। उस चैनल पर आप अपने आंसर्स को शेयर करिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक एटीट्यूड है उसके रिस्पेक्ट में। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई लोग जो है, पीपल में हियर योर वर्ड्स, लोग आपके वर्ड्स को सुनेंगे सिर्फ, लेकिन वो फील कर पाएंगे आपके एटीट्यूड को, वो फील कर सकते हैं आपके एटीट्यूड को। इस बात को हमें इलस्ट्रेट करना है। पहली बात तो इलस्ट्रेट मतलब हो गया विद एग्जांपल्स, इस बात को बताना है। और इसमें हमें टॉपिक जो पूछा गया है वो टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ओवर योर थॉट एंड योर बिहेवियर। अगर हम देखें तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स डायरेक्टली सिलेबस से लिया गया है, डायरेक्टली फ्रॉम आवर सिलेबस। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब सिलेबस का ही डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है तो हमें इस रिस्पेक्ट में प्रिपेयर रहना ही है, राइट। तो एटीट्यूड आपके थॉट को और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर एक बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड है आइसक्रीम की तरफ, छोटा सा एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर भी होगा कि वो आइसक्रीम खरीद लेगा या आइसक्रीम वो खा लेगा। अल्टीमेटली अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स फिटनेस या हेल्थ, तो उस पर्सन का जो बिहेवियर होगा, डेफिनेटली वो बिहेवियर ऐसा होगा कि वो जिम वगैरह या एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में दिए जा सकते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपको दूंगा। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे आप इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आप एटीट्यूड की बात करेंगे, वर्ड्स बता सकते हैं आप, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट वर्ड्स लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि भाई वर्ड्स सिर्फ इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन एटीट्यूड फील हो जाता है लोगों को। मतलब एटीट्यूड सिर्फ वर्ड्स में ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बात करने के तरीके में, वॉइस के टोन में, इस तरीके से भी एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारे थॉट और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में। सो आई शो यू द पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन नाउ। इसमें देखिए क्लियरली लिखा है कि वो वर्ड्स जो हैं सिर्फ कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन एटीट्यूड जो होते हैं ये रिसीव होते हैं, परसीव किए जाते हैं बाय द अदर्स। और इसमें एक छोटा सा एग्जांपल इंट्रोडक्शन में आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। यहां पर एग्जांपल पॉलिटिशियन का दिया है, पॉलिटिशियन का दिया गया है कि भाई अगर वो एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड शो करता है लोगों की तरफ, तो लोगों की वेलफेयर की बात करेगा और पब्लिक ट्रस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वो कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन में आकर के पब्लिक के वोट लेने की वजह से अगर सिर्फ बातें कह रहा है, प्रोमिसेस कर रहा है, वो भी फॉल्स प्रोमिसेस है, तो लोग भी कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि भाई इनके इंटेंशन जो है मेलिफाइड है। क्लियर। तो अब हमारा स्टेटमेंट बनता है, जो क्वेश्चन बनता है, टॉपिक बनता है कि क्या सर एटीट्यूड हमारे थॉट्स को, एटीट्यूड इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस थॉट्स, कैसे हमारा एटीट्यूड जो है हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये आपकी हेडिंग रहेगी सबसे पहली, क्योंकि आपको इसी बारे में चीजें बतानी है स्टूडेंट्स। तो पहला इसमें जो पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स की परसेप्शन फॉर्मेशन। अगर हम देखें तो हमारा एटीट्यूड हमारे थॉट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, परसेप्शन फॉर्मेशन में, परसेप्शन फॉर्मेशन में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, कि भाई
उनका जो बेसिक एटीट्यूड जो टुवर्ड्स दी एनवायरमेंट है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनके थॉट्स में भी इन्फ्लुएंस आया है कि अल्टीमेटली वो उसके लिए आवाज उठाएं, अपने एनवायरमेंट के प्रति जो जागरूकता है उसके रिस्पेक्ट में। यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ रीटा थनबर्ग। दूसरा आपका एग्जांपल हो जाता है जो है स्टूडेंट्स की थॉट को प्रोसेस करने में रोल प्ले करता है, थॉट की प्रोसेसिंग में। थॉट की प्रोसेसिंग में ये रोल प्ले करता है कि मतलब एक पर्सन, अगर सोचिए अगर एक पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कैसा होगा? ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के अंदर एनर्जी होगी, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के अंदर होप होगी, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है हार ना मानने की जो है जो क्वालिटी है, मतलब विजन भी हो सकता है हो। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन क्रिएटिव भी हो सकता है। तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपके देखो थॉट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन वहीं अगर पर्सन पेसिमिस्टिक हो तो ऐसा पर्सन निराशावादी होगा, ऐसा पर्सन होगा जो लूज कर जाएगा किसी भी तरीके से कंपटीशन को, उसमें डेफिनेटली एनर्जी तो नहीं होगी और एक सैडनेस, एक हार मारने वाली बात होगी कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकते, है ना, हमेशा एक लूजिंग साइड की तरफ खड़े रहने वाली बात। तो आपका थॉट का जो प्रोसेसिंग है ना, ये भी एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कर सकता है। 2 पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट है कि बेसिकली ये हेल्प कर सकता है, एटीट्यूड आपके थॉट में हेल्प कर सकता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अभी हम जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं वो टोटल थॉट लेवल पे कर रहे हैं। बिहेवियरल लेवल का मतलब हुआ एक्शन, थॉट मतलब हुआ सोचना। तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए डिसीजन, क्या गलत डिसीजन होना चाहिए, इस रिस्पेक्ट में भी एटीट्यूड थॉट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपके बिलीफ फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। बिलीफ फॉर्मेशन मतलब, बिलीफ का मतलब है कि आपका एक बिलीफ है कि मैं आगे जाकर के एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा और मुझे इसके लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो अगर आपका बिलीफ है तो आपका थॉट कैसा हो जाएगा? आपका थॉट इनोवेटिव हो जाएगा। और जब आप इनोवेशन में आएंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप इनोवेटिव भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं और अपने बिलीफ को मान भी रहे हो। मतलब इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है, 2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल तो बिल गेट्स का दे सकते हो आप, that how with the help of his innovation tactics he's been so successful today. दूसरा एग्जांपल बहुत अच्छा है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स का भी अगर आप रोल देखो, ग्राफ देखो, तो क्रिएटिविटी, एनर्जी, ऑप्टिमिज्म यही कारण बने कि उन्होंने बिलीव किया कि उनकी कंपनी चल सकती है और चली भी। एंड अल्टीमेटली एप्पल नाम की कंपनी, उसका सक्सेस होना, ये भी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है। गिव सच एग्जांपल्स इन द एग्जाम। सी, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स देने से ही आपके मार्क्स बनेंगे, वैरायटी ऑफ एग्जांपल देने से ही आपके आंसर में एक क्रेडिबिलिटी आएगी। और इलस्ट्रेट तो क्वेश्चन में ही पूछा था, अगर क्वेश्चन में ही इलस्ट्रेशन लिखा है स्टूडेंट्स तो आपको इलस्ट्रेशन देने होंगे। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट आपका आता है कि आपका जो एटीट्यूड है आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है थॉट को, और इसमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एक आंसर है। फ्लेक्सिबिलिटी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब देखो, जरूरी नहीं है जो आपने सोचा वही होगा, जरूरी नहीं है जो आपने सोचा वही होगा। चीजें कभी चैलेंजेस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन आपके थॉट में फ्लेक्सिबिलिटी है और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आई है। सो लुकिंग एट द एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल अगेन एलन मस्क का, फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस but innovation, creativity, flexibility in working culture has helped him कि उन्होंने स्पेस एक्स जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी बना ली है। 5 पॉइंट के बाद लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर आप लिखना चाहें तो सेलेक्टिव अटेंशन भी हो सकता है। 6th पॉइंट, सेलेक्टिव अटेंशन। अब ये जो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं सर ने, ये पीछे भी लिखे मैंने कुछ कीवर्ड्स, कुछ आगे भी यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, सेलेक्टिव अटेंशन है। ये कब आएगा माइंड में? ये तभी आएगा जब आप इसको सुनेंगे एक बार, जब आप एक बार अपनी आंसर राइटिंग में इन वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो नोट्स में बना करके लिख के चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में बना के लिख के चलिए। सेलेक्टिव अटेंशन की अगर बात करें सर, तो देखो जरूरी नहीं है
कि हमेशा हर जगह अटेंशन किसी पर्सन का सेम रहे। अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमें लिंक तो एटीट्यूड से ही करना है, तो एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, लेट अस सपोज किसी पर्सन का एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ध्यान से देखिए कि अगर एनवायरमेंट की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, ऐसा पर्सन के थॉट में क्या रहेगा, उसके थॉट में रहेगा अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की सोच होना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, साथ ही साथ उसके सोच में होगा सस्टेनेबिलिटी। है ये एग्जाम्पल ही, लेकिन आप चाहें तो किसी पर्सन का नाम लेकर के भी इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने आपको 6 पॉइंट बताए स्टूडेंट्स, अब ये 6 पॉइंट आपको कैसे लिखने हैं ये आपकी मेहनत रहेगी। मैं आपको कंटेंट में हेल्प कर सकता हूं, आइडिया दे सकता हूं, बट देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक एक लाइन लिखनी तो आपको ही है, प्रॉपर इंग्लिश तो आप ही लिखिएगा। अगला पॉइंट आता है, सर एक बार मैंने हेडिंग बनाई, एक मेरी हेडिंग बनती है जहां मैंने एटीट्यूड को थॉट के साथ लिंक किया है, दूसरी मेरी हेडिंग बनेगी एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अब बिहेवियर मतलब एक्शन, और एक्शन में तो स्टूडेंट्स चीजें वही आएंगी ना जो आपके थॉट में आई है, जो आपके थॉट में आई है वही तो चीजें एक्शन में आएंगी। तो इसका मतलब जो भी आपने थॉट में सोचा है उस पर आपका क्या रह सकता है, रिएक्शन रह सकता है। फर्स्ट पॉइंट, बहुत ही कॉमन पॉइंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट। दूसरा, जब आपका ये रिएक्शन रहेगा उसके साथ साथ आपके नए नए इनिशिएटिव्स रहेंगे। इस इनिशिएटिव्स में आप स्टार्टअप्स का एग्जांपल दे सकते हो। स्टार्टअप्स, ये बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस इंडस्ट्री में आज के समय में ओपन हुई हैं स्टूडेंट्स। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स द स्पेस इंडस्ट्री, तो उनका स्टार्टअप एक बिहेवियर हो जाता है। और इसमें एक दिगंतारा है या स्काई रूट है, स्काई रूट है, बहुत सारे एग्जांपल्स यू कैन गिव। तो ठीक है, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर आपका एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड बेसिकली एडेप्टेशन लाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। सो इट विल हेल्प यू इन मेकिंग योरसेल्फ बीइंग एडेप्टेबल टू द सिचुएशन। अडेप्टेबिलिटी, adaptability ability towards a situation। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, कम से कम नहीं तो 4 से 5 एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है अडेप्टेबल होना, आप इसमें एग्जाम्पल लगाइए। एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से क्या है, इसमें स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आप लिख सकते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन है और वो पर्सन क्या है, वो उसका एटीट्यूड ही है, उसका एटीट्यूड है कि भाई डिफरेंट कल्चर्स, हमारे जो कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके लिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो जब उसे मौका मिलेगा, जैसे ही उसे मौका मिलेगा, एनी चांस टू मीट सच डाइवर्स कल्चर, मीट पीपल ऑफ सच डाइवर्स कल्चर, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। यू कैन यूज द वर्ड कम्युनिकेशन, एंड दिस शोज दैट पर्सन इज अडेप्टेबल टुवर्ड्स द सिचुएशन। किसी दूसरी जगह भी है, किसी दूसरी कम्युनिटी के ग्रुप के लोगों के बीच में भी है, तो उसका बिहेवियर उसके एटीट्यूड की वजह से आ रहा है। क्लियर? इसमें नेगेटिव एग्जांपल भी है, मतलब यू कैन गिव द एग्जांपल कि किसी पर्सन को नॉनवेज खाना पसंद नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो पर्सन अगर किसी ऐसे एनवायरमेंट में जाएगा जहां नॉनवेज होगा तो उसका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? नेगेटिव ही रहेगा, वो भाग जाएगा। तो कहा जाए तो एटीट्यूड बिहेवियर को तो ट्रूली इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आपका इसमें और भी अगर पॉइंट्स बोले, अगर आपका एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में है, जैसे एनवायरनमेंट में आपका एग्जांपल आता है कि आप क्लीनलीनेस में बिलीव करते हैं, तो क्लीनलीनेस में अगर आप बिलीव करते हैं तो जो आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स द इनिशिएटिव स्वच्छ भारत, उसकी तरफ आप क्या हो जाओगे, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है तो आपके एक्शन में भी आ जाएगा, आप भी क्लीनलीनेस शुरू कर देंगे। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये एटीट्यूड जो है, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। एटीट्यूड जो होता है ये हमारे बिहेवियर के रिस्पेक्ट में कभी कभी इंटेंडेड होता है और कभी कभी ये एक्चुअल भी हो सकता है, ये भी पॉइंट है। इंटेंडेड मतलब भाई अगर एक ऑफिस पर्टिकुलर कंपनी है, इस कंपनी में जो बॉस है, ये बॉस लोगों को बोले कि भाई आप जो है काम अपना जो करते हो उस काम के लिए आप अपनी लाइफ में वर्क जो लाइफ बैलेंस है वो बना के चलिए,
लेकिन वहीं ये खुद जो है बॉस जो है लेट नाइट ऑफिस वर्क दे देता है। तो अब इसमें पॉइंट बन के आता है कि कभी कभी तो ये एक्चुअल होता है, कभी कभी ये इंटेंडेड हो जाता है ना, मतलब बनावटी सा। तो ये सारी चीजें हैं कि ये इन्फ्लुएंस, आप चाहो तो इस पॉइंट को कंक्लूजन नहीं बना सकते हो, कभी कभी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या कभी कभी एक्चुअल होता है या इंटेंडेड होता है। इस तरीके से भी आप अपना आंसर लिख सकते हो। फाइनली कंक्लूडिंग द आंसर, कंक्लूजन में यही है कि जो पर्टिकुलर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ये इंस्पायर करेगा लोगों को, मोटिवेट करेगा लोगों को, फॉस्टर करेगा सपोर्ट एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट को। लेकिन नेगेटिव जो पर्टिकुलर एटीट्यूड है ये मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्लिक्ट, ये सारे डिमिनिश्ड मोरल, ये सारी बातें लेकर के आएगा। तो हमें कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड की तरफ बढ़ना चाहिए। यू कैन जस्ट कंक्लूड योर आंसर ऑन अ पॉजिटिव नोट, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है शुड इंटीग्रिटी बी नॉन नेगोशिएबल ट्रेट फॉर सिविल सर्वेंट। तो मतलब एक्चुअली में देखा जाए, अगेन ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट सिलेबस से है और इंटीग्रिटी के बारे में आपको लिखना है। इंटीग्रिटी अपने आप में एक फाउंडेशनल वैल्यू है। सो यू कैन गिव द एग्जांपल इन द इंट्रोडक्शन कि ये अपने आप में ही एक ऐसी फाउंडेशनल वैल्यू है जो स्टूडेंट्स नोलन कमेटी ने भी, ये मैंने आपको कल भी बोला था, नोलन कमेटी का एग्जांपल आप दे सकते हैं। और वैल्यूज जब टॉपिक आएगा वहां तो बनता ही है। एक ब्यूरोक्रेसी में, एक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका रोल सबसे ज्यादा है। तो यहां पे भी क्वेश्चन लिखा है इंपैक्ट द पब्लिक ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, उसके एग्जांपल देने हैं। तो क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन में इंटीग्रिटी के बारे में ही लिखना है स्टूडेंट्स। दूसरा आपकी हेडिंग बनेगी कि इंटीग्रिटी इतना नॉन नेगोशिएबल ट्रेट क्यों है, मतलब आपको यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी बताना है। और इंपॉर्टेंस बताने के बाद आपको डिस्कस करना है इसका इंपैक्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में। देखिए पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन अभी यहां पर नहीं है, डन, कोई बात नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आप सबसे पहले इंटीग्रिटी को डिस्कस करिए। इंटीग्रिटी को डिस्कस करने के लिए इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स बता देता हूं कि जैसे जो पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी के हैं, इन्हीं को आप, इन वर्ड्स को, इन पॉइंट्स को यूज करके आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो, या इन पॉइंट्स को बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हो। जैसे कि पहला है कि अपहोल्ड करेगा, अगर पर्सन इंटीग्रिटी वाला है तो अपहोल्ड करेगा राइचियस बिहेवियर, राइचियस बिहेवियर को डिफरेंशिएट कर पाएगा वो बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर ऐसा पर्सन है तो उसका उसका मोरालिटी या वर्च्यूज, मॉरल रिस्पेक्ट में वर्च्यूज, वर्च्यूज क्या होते हैं, वर्च्यूअस पर्सन होगा या वर्च्यूज होंगे उसके अंदर, वर्च्यूज आर हायर मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो एक वर्चुअस पर्सन होगा ये, है ना, और राइट पाथ को चूज करेगा। ऐसे पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो रिस्पेक्ट रहेगी, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स। ऐसे पर्सन की जो ट्रेट्स होंगी वो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के होंगी, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। साथ ही साथ इस पर्सन के अंदर अदर वैल्यूज लाइक एम्पैथी एंड कंपैशन जैसी अदर वैल्यूज भी होंगी। अदर वैल्यूज भी इंक्लूड कर जाएंगी, नो डाउट। तो 5 पॉइंट तो यही हो गए स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ उसके अंदर ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, कॉमन सी बातें हैं, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, वो पर्सन आपका जो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है, डेफिनेटली लॉयल्टी टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन, इन सारी बातों को लिख करके या तो आप इंट्रोडक्शन बना दीजिए या फिर आपके ये इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें एक डायग्राम बना सकते हो आप। ये डायग्राम आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं कि भाई एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है तो उसकी खास बात क्या है। ये डायग्राम आप महात्मा गांधी जी की कोट से भी बना सकते हैं। गांधी जी के कोटेशन से ये पॉइंट निकलता है कि एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी अगर है तो एक्चुअली में व्हाट ही सेज और what you basically think, what he thinks, what you say, what the person say and what you do,
कहते हैं ना भाई, कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। अगर ऐसा पर्सन होगा तो वो क्या सोचता है, क्या कहता है और जो करता है वो तीनों सेम होंगी स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल बिल्कुल तीनों की तीनों बातें सेम होंगी। और इससे क्लियरली ये पता लगता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सोचता जिस तरह से है, कहता जिस तरह से है, करता जिस तरह से है, तो वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है। यूज सच डायग्राम्स इन द एग्जाम, दे डू मेक सम इन्फ्लुएंस इन योर आंसर। आपका आंसर थोड़ा बेटर दिखता है कंपैरेटिवली, आपका आंसर एक प्रेजेंटेबल आंसर दिखता है। मूविंग फर्दर, अब इसके आंसर में देखिए कुछ बातें हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, मतलब मैंने आपको जिस्ट तो दे दी है, कीवर्ड्स देख लीजिए जल्दी से कि भाई अगर हम बात करें कि एक नॉन नेगोशिएबल ट्रेट है तो पहला पॉइंट हम बना देंगे फाउंडेशन ऑफ एथिकल गवर्नेंस के लिए रोल प्ले करता है, जिसमें एग्जांपल आप लाल बहादुर शास्त्री जी का दे सकते हो कि अल्टीमेटली उन्होंने एक्सपेंसिव साड़ीज नहीं खरीदी थी, और जब वो पर्टिकुलर उन्होंने विजिट किया था टेक्सटाइल मिल को, और उन्होंने एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया था कि भाई मैं ये महंगी महंगी साड़ी गिफ्ट में भी नहीं लूंगा और मैं खरीद नहीं सकता तो इसलिए खरीदूंगा भी नहीं। ठीक है, दूसरा आता है पॉइंट कि भाई पब्लिक सर्विस मोटिवेशन आपका रहेगा, मतलब इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हो डेडिकेशन टू दी पब्लिक सर्विसेज या डेडिकेशन टूवर्ड्स सर्विस डिलीवरी। एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होगा तो उसके अंदर ये ट्रेट है, यही ट्रेट तो नॉन नेगोशिएबल है एक पर्सन के लिए जो सिविल सर्वेंट है। डन। इसमें आईएएस मिस्टर प्रत्या अमृत जी का एग्जांपल है कि वेल नोन फॉर हिज डिसीजन गेट इट डन नाउ एटीट्यूड रिजॉल्विंग पब्लिक कंप्लेंट्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। पब्लिक की कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। डिसीजन मेकिंग बहुत ही जनरल पॉइंट है, और एक आईएएस ऑफिसर के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए डिसीजन मेकिंग तो पैरामाउंट पॉइंट होता ही है। तो बेसिकली मिस्टर एस आर शंकरन का जी का एग्जांपल है कि एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर के लिए इन्होंने वर्क किया था। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इसको आप रिलेट करिए पिछले वाले टॉपिक से, ऑनेस्टी जब मैंने लिखा और ट्रस्टवर्दीनेस जब मैंने लिखा, तो उस रिस्पेक्ट में आप मिस्टर राजू नारायण स्वामी जी का एग्जांपल दीजिए। देखो मैं स्टूडेंट्स ये आंसर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक तो एग्जांपल दिखे और आपको कीवर्ड्स मिले कि लिखना कैसे। पॉइंट्स आपको बेसिक आ जाएंगे, जो मैं बोर्ड पे भी लिखे वो पॉइंट्स बेसिक पॉइंट थे, ऐसा नहीं है कि उसमें बड़ी मेहनत लगेगी आपको। लेकिन जो ये एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स की बहुत वैल्यू है, इन्हें नोट करके रखिए। जैसे कि इनको माना जाता है कि भाई एंटी करप्शन क्रूसेडर है ये सीनियर आईएएस ऑफिसर। ठीक है, फिर आपका क्राइसिस मैनेजमेंट में तो सबसे ज्यादा रोल है। एक ब्यूरोक्रेट के अंदर अगर इंटीग्रिटी है तो क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे वो पर्सन बिल्कुल जस्टिस लेकर के आएगा सोसाइटी में, इक्वालिटी लेकर के आएगा सोसाइटी में, और फेयरनेस लेकर के आएगा सिस्टम में। और ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है जब क्राइसिस होगी। तो ऐसे में एग्जांपल सौम्या पांडे जी का एग्जांपल है, यंग एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस ऑफिसर हु वाज अपॉइंटेड द नोडल ऑफिसर ऑफ कोविड-19 इन गाजियाबाद। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बर्थ देने के बाद, बेबी को बर्थ देने के बाद सिर्फ 14 दिनों में उन्होंने वापस अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया था। दिस क्लियरली शोज द कमिटमेंट ऑफ द पर्सन। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी आएगा अगर पर्सन के अंदर इस तरीके के ट्रेड्स होंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुड इंटीग्रिटी बी ए नॉन नेगोशिएबल ट्रेट, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहां आ गया, स्लाइड आगे हो गई है, बट इट्स ऑल राइट। मैंने ये बातें ऑलरेडी बता दी है, मॉरल प्रिंसिपल्स, अनचेंजिंग स्टेडफास्ट जो है, स्टेडफास्ट जो है एटीट्यूड रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा वो पर्सन, कंसिस्टेंट रहेगा अपने कमिटमेंट में। अगर आप चाहें तो इसमें ना एक 4 स्टेप प्रोसेस होता है, 4 स्टेप प्रोसेस व्हेन अ पर्सन इज ऑफ इंटीग्रिटी। इस 4 स्टेप प्रोसेस में स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट आता है कि यू टेक द राइट डिसीजन, चूज द राइट पाथ। एक बार आपने सबसे बढ़िया पहले तो राइट और रॉन्ग डिसाइड किया और अपना रास्ता चुना। एक बार आपने जब रास्ता चुन लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने उस रास्ते पर कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट टुवर्ड्स द चॉइस मेड। एक बार आप जब कंसिस्टेंटली उस चॉइस पर रहते हैं तो आप अपनी उस चॉइस को ओपनली डिक्लेयर करते हैं। एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है तो 4 स्टेप प्रोसेस फॉर द पर्सन टू मेंटेन इंटीग्रिटी और द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, वो अपनी उस चॉइस को ओपनली डिक्लेयर करेगा। अपनी चॉइस को ओपनली डिक्लेयर करने के बाद दिस पर्सन इज रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस टुवर्ड्स द चॉइस मेड, टुवर्ड्स द चॉइस मेड।
अब ये देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं पहले तो 1 2 3 4। दिस इज बेसिकली अ 4 स्टेप प्रोसेस फॉर इंटीग्रिटी। आप इस आंसर में बना पाए ठीक है, नहीं बना पाए तो भी आप इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इंटीग्रिटी का, उसके लिए इस रिस्पेक्ट में तैयार रहें। बहुत ही अच्छा डायग्राम है। मूविंग फर्दर, आपका जो अगला पार्ट है कि इंपैक्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑन पब्लिक ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके मैं सीधे सीधे आपको आंसर दे देता हूं, पॉइंट्स दे देता हूं कि भाई पहली बात तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा, पब्लिक ट्रस्ट। इसमें आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी जी का एग्जांपल है कि आफ्टर सीइंग द पुअर किड्स गोइंग बेयर फूट टू द स्कूल, उन्होंने क्या काम किया, विंटर्स में जब ऐसा उन्होंने देखा तो बच्चे नंगे पैर स्कूल जा रहे थे, तो उन्होंने क्या काम किया, शूज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला, चरण पादुका अभियान। अब ये देखो, ये एक ऐसा ही पर्सन कर सकता है जिसके अंदर एम्पैथी है, जिसके अंदर कंपैशन है, जिसके अंदर इंटीग्रिटी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को, अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप एम्पैथी या कंपैशन, इनफैक्ट आई शुड से कंपैशन जैसे पॉइंट में भी लिख करके आएंगे तो भी ये एग्जांपल सही बैठेगा। नेक्स्ट आता है इंप्रूव क्रेडिबिलिटी। आपको पब्लिक का ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी, जब आप एक इंटीग्रिटी वाले पर्सन होंगे तो लोग आपको रिलायबल समझेंगे, लोग आपको ट्रस्टवर्दी समझेंगे। और इसका एग्जांपल है आर एन रवि। आर एन रवि वो पर्सन है जो बेसिकली एक सिविल सर्वेंट है, और नागा पीस टॉक्स जो हुई थी उसमें उनका रोल था नेगोशिएशंस कराने के लिए। वेरी सेंसिटिव टॉपिक अगेन, बट इनके लिए बोला जाता है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को इन्होंने आगे रखा। बाकी देखो, बातें तो आगे पीछे होती रहेंगी, लेकिन गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ लोग उल्टा सीधा गलत बोलते ही हैं। मैं नहीं कह रहा 100% कोई आदमी सबको सेटिस्फाई कर सकता है, खुश कर सकता है। एक आदमी सब, अब कोई भी ऐसा काम करे जिससे सभी लोग इक्वली उसको प्रेज करें, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम लोग, इफ यू आर मैक्सिमम पीपल इफ दे आर प्रेजिंग यू, देन डेफिनेटली यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पब्लिक कॉन्फिडेंस इससे इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इसमें आईपीएस शिवदीप वमन जी का एग्जाम्पल है। वुमेन सेफ्टी के रिस्पेक्ट में उन्होंने फार्मास्यूटिकल माफिया के रिस्पेक्ट में भी काम किया है और वुमेन सेफ्टी के रिस्पेक्ट में काम किया है। डन। एंड फोर्थ पॉइंट आपका हो गया पब्लिक परसेप्शन को बेटर बनाना, तो करप्शन को दूर करना और एनहेंस करना अकाउंटेबिलिटी। याद करिए, मैंने भी पीछे ही लिखवाया है, ऐसा पर्सन अकाउंटेबल होगा, ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसलिए वो पब्लिक का ट्रस्ट अल्टीमेटली बन ही जाएगा। अगेन गोइंग टू द सेम पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स को भी यूज करके भी, उन पॉइंट्स को भी यूज करके आप एग्जांपल लिखते, आपका आंसर हो जाता। ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम मैंने अभी लिखवा दिया, और एक डिप्लोमेटिक इंपैक्ट इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भी रोल प्ले करेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है परसुएशन का। स्टूडेंट्स, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन हमारा सिलेबस का पार्ट है। परसुएशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है कि परसुएशन एक आर्ट फॉर्म है दैट कैन स्वे एटीट्यूड एंड बिलीव्स। How effective are persuasive techniques in the changing deeply held attitudes? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट्स की, आप परसुएशन को डिफाइन करेंगे। परसुएशन को आपको अच्छे से डिफाइन करना है, बताना है परसुएशन क्या है। परसुएशन के रिस्पेक्ट में मैं एक डायग्राम दे देता हूं आपको, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में आप तीन बातें बनाइए ट्राइंगल बना करके। पहली बात तो बीच में लिख सकते हैं आप मोड्स ऑफ परसुएशन, और ये मोड्स ऑफ परसुएशन किसके, एरिस्टोटल के। तीन पॉइंट इसमें बनते हैं, एथोस, पैथोस एंड लॉगोस। एथोस क्या है, सोर्स क्रेडिबिलिटी। लॉगोस क्या है, लॉजिक बिहाइंड, अगर आप परसुएड करने जा रहे हो तो पीछे लॉजिक क्या दे रहे हो। और फिर पैथोस क्या है, इमोशंस। यूज दिस डायग्राम, ओके, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस डायग्राम इन द एग्जाम। एंड ये आप बातें चाहे तो इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। हमने यहां पर इंट्रोडक्शन में लिख दिया है कि जैसे कि परसुएशन जो है इन्फ्लुएंस करता है किसी के बिलीफ को, इन्फ्लुएंस करता है किसी के एटीट्यूड को। परसुएशन एटीट्यूड या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए है, जिसमें क्रेडिबिलिटी देखो एथॉस, इमोशनल अपील पैथोस, और लॉजिक लॉगोस उसमें रोल प्ले करता है। इन्वॉल्विंग द बिल्डिंग ट्रस्ट through the authority, using storytelling and emotional triggers to connect and represent the support argument. So try to give this as an introduction. This is the introduction. Introduction इसीलिए दिखाते हैं सर आपको, ताकि आपको समझ में आए कि सर लिखना क्या है। लेकिन अगर आपको वैसे अगर ध्यान से देखो तो मैंने ऑलरेडी बताया, आपको परसुएशन डिफाइन करना है
और अगर आप उसकी डेफिनेशन जानते हैं तो वहीं से इस क्वेश्चन को शुरू करिए। ठीक है, डायग्राम आप बीच में बना दीजिए इंट्रोडक्शन के बाद। अब आती है हेडिंग। तो हेडिंग में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन डिस्कस करना है, इफेक्टिवनेस ऑफ द परसुएशन टेक्निक्स इन चेंजिंग डीपली द हेल्थ एटीट्यूड्स। इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव परसुएशन ही लिख रहे हो। और इसमें स्टूडेंट्स आप चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल है शियाल्डिनी 2001, इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे इफेक्टिव परसुएशन के, जिसमें पहला है कि भाई आपकी लाइकिंग हो जाए, दूसरा है सोशल प्रूफ। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा है, लेकिन जरूर आप ये नाम भूल जाएंगे लिखना, तो आप नाम जरूर दें। सोशल प्रूफ, सोशल प्रूफ का मतलब हो गया भाई सभी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। ठीक है, ये हो गया सोशल प्रूफ। तीसरा हो गया इसमें स्टूडेंट्स की भाई स्केर्सिटी क्रिएट कर दे, अगर प्रोडक्ट की स्केर्सिटी क्रिएट कर दे तब भी लोग परसुएड हो जाएंगे। साथ ही साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स की भाई अगर हम किसी तरीके से रेसिप्रोसिटी लेकर के आए, रेसिप्रोसिटी जैसा करेंगे दूसरों के साथ वैसा ही फिर दूसरे आपके साथ करेंगे, तो ये भी एक तरीका है परसुएशन करने का कि भाई मैं आपके साथ वैसा ही करूं जैसे आप कर रहे हैं, और फिर एक गिव एंड टेक रिलेशन बन जाए। तो जब ऐसा पर्सन परसुएड करेगा तो इफेक्टिव परसुएशन हो पाएगा। पांचवा इसमें जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट इसमें है आपका कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। और लास्ट पॉइंट है इसमें अथॉरिटी का। अगर अथॉरिटी ये बात बोलती है, आप किसी अथॉरिटी से बोलते हैं, आप किसी एक्सपर्ट की तरह बोलते हैं, तो लोग परसुएट हो जाते हैं। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को अगर देखा जाए तो हमें आंसर में बनाना था। ठीक है, हमें आंसर में लिख करके आना था। ये क्वेश्चन आपका परसुएशन के रिस्पेक्ट में, हाउ इफेक्टिव आर द परसुएशन टेक्निक्स इन चेंजिंग डीपली द हेल्ड एटीट्यूड्स। आप चाहें तो इफेक्टिवनेस ऑफ द परसुएशन बता सकते हैं, और क्योंकि इफेक्टिव वाली बात पूछिए तो आपको एक लाइन ये भी बतानी पड़ेगी, एक हेडिंग ये भी बतानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं परसुएशन के लिमिटेशंस हैं। इनडायरेक्टली जब इफेक्टिवनेस पूछा है तो लिमिटेशंस ऑफ परसुएशन भी बताना पड़ेगा। लिमिटेशंस ऑफ परसुएशन में स्टूडेंट्स मैं आपको 4 पॉइंट दे रहा हूं। पहला पॉइंट है आपका एटीट्यूड का स्ट्रेंथ। अगर किसी का एटीट्यूड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो उसको परसुएड करना मुश्किल है। दूसरा, अगर किसी को फोर वार्निंग मिल जाए कि भाई ये लोग आएंगे और तुम्हें आकर के परसुएशन करेंगे, परसुएड मत हो जाना, ऐसी अगर फोर वार्निंग हो गई तो फिर परसुएशन लिमिट कर जाएगा। तीसरा पॉइंट तो स्टूडेंट्स है बूमरैंग इफेक्ट। बूमरैंग इफेक्ट ये है कि आप करने चले, सही तरीका सही चीज बताने चले, लेकिन उल्टा पड़ गई बात। मतलब जैसे एक बच्चे को आप ये समझाने चलोगे कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उसकी भलाई के लिए आप उसे परसुएड कर रहे हो नए नए तरीकों से, लेकिन बच्चा उल्टा घूम जाए कि अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। ये हो गया बूमरैंग इफेक्ट। और फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जब लोगों के अंदर साइकोलॉजिकली ये फियर आ जाए कि उनकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तब वो बोल सकते हैं कि भाई हम परसुएशन में नहीं आएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस भी इसमें रोल प्ले कर सकता है। तो लिमिटेशन जरूर बताएं, तब आप इफेक्टिवनेस ऑफ परसुएशन को बता पाएंगे कि इन चीजों का भी ध्यान रखना है, ये लिमिटेशन है परसुएशन के। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन फॉस्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक। अब देखो, एक तरफ एजेंसीज हैं और एक तरफ पब्लिक है, तो इसका मतलब टॉपिक में सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि बीच में सर्विस होगी और सर्विस डिलीवरी प्रॉपर होनी चाहिए जब रिक्वायरमेंट है। तो पब्लिक और एजेंसीज के बीच में इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर एजेंसीज के लेवल पे होगा तो वो उनके अंदर फैटीग नहीं आएगा, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन नहीं आएगी, इमोशनल फैटीग नहीं आएगा, ज्यादा ही इमोशनल हो जाए। ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस काउंटर कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रॉपर आंसर बताऊंगा, लेकिन पहले एक आइडिया ले लो क्वेश्चन का।
फिर हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। तो इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है, दो पार्ट में बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे। इनिशियली आप इंट्रोडक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस को बताते हुए आप बताएं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ब्रिज बनाने में एजेंसीज और पब्लिक के बीच में। दूसरा पार्ट में आपको बताना है कि भाई गवर्नमेंट का ट्रस्ट और ये जो कम्युनिकेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस ये एनहेंस कर सकता है। इसके लिए आपको मीजर्स बताने, तरीके जरूर बताने हैं, ठीक है। तो कुछ बातें आपको लिखनी होंगी, जल्दी से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सर्व करता है एक साइलेंट ब्रिज लिंकिंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक, जैसे कि उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है और ये रेजोनेट करता है एम्पैथी के साथ। तो वैल्यू एम्पैथी, वैल्यू कंपैशन, जिससे ट्रस्ट बिल्डअप होगा ताकि इंटरेक्शन बढ़ सके। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ना इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने लगेंगे और जैसे ही आपने करना शुरू किया, ये क्वेश्चन नहीं था। बड़ी अजीब सी बात लगेगी सुनने में, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ये काम कर रहा हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस को पहले मैं सर डिफाइन कर दूं। अब जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने लगेंगे तो कीवर्ड्स आपके जो है वो रह जाएंगे। वर्ड्स कौन से हैं, एजेंसीज और पब्लिक। अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में है। तो इन द रेलम ऑफ द गवर्नेंस EI definitely plays in enhancing the role of enhancing transparency and accountability and trust। इस लाइन को आप चाहें तो ना लिखें, लिखना चाहें लिखें, लेकिन ये ब्रिज लाइन है। कोशिश करेंगे कि आप आगे जरूर लिखें कि इंटीग्रेटिंग EI कॉम्पिटेंसीज गवर्नमेंट एजेंसीज कैन इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की वजह से पब्लिक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। ये एक लाइन लिख करके छोड़ दें। अगला हेडिंग आपकी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आपकी अगली हेडिंग जो है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल ब्रिज बनने में कैसे है पब्लिक एजेंसीज और पब्लिक के बीच में, राइट। तो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक के बीच में, इसमें देखो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, ये हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा एजेंसीज को कि क्राइसिस मैनेजमेंट में, क्राइसिस मैनेजमेंट में इसका रोल रहेगा। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ एनी काइंड ऑफ अ डिजास्टर। किसी भी तरीके का डिजास्टर होता है तो उसमें जो क्राइसिस मैनेजमेंट वाला पार्ट है वहां पर EI का रोल आ जाता है। दूसरा आप बोलेंगे कि भाई EI का रोल पब्लिक एजेंसीज में, EI का रोल जो है जो पब्लिक एजेंसीज के लिए है, मैं मेंशन ही कर रहा हूं यहां पर ताकि आप भूल ना जाएं कि हम किस कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं। पब्लिक एजेंसीज के लिए दूसरा पॉइंट ये आता है स्टूडेंट्स कि कहीं ना कहीं आपको कल्चरल सेंसिटिविटी शो करनी है, कल्चरल सेंसिटिविटी। अब देखो कल्चर्स तो बहुत सारे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बायसनेस शो कर जाए अपनी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा आपको हेल्प करेगी कि आप एक इंक्लूसिविटी में आए, आप इंश्योर करें कि कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दी जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, जो लोगों की वैल्यूज हैं, कल्चरल एस्पेक्ट है, उसके लिए आप क्या रहो, सेंसिटिव रहो। देन ये हेल्प करेगा आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग में, एथिकल डिसीजन मेकिंग, अगेन अ वेरी बेसिक पॉइंट, वेरी सिंपल पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा स्टूडेंट्स यहां पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट एंड पब्लिक एंगेजमेंट। ये 5 आपके पॉइंट्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर आपका पूरा आंसर तैयार रहेगा। चाहे तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल दे दीजिए कि भाई जो पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट है इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं म्युनिसिपैलिटी का, कि भाई उनको रोल प्ले करना है इमोशनल इंटेलिजेंस का, लोगों से फीडबैक लेना है, लोगों के लिए काम करना है, इमोशंस को यहाँ पर जो है अपने जो है इमोशंस को, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के जो इमोशंस हैं, कोई पार्क है, कोई कुछ भी डेवलपमेंट होना है, इसलिए वर्ड यूज कर सकते हैं अर्बन प्लानिंग। वहां पर आपको बिल्कुल लोगों का परसेप्शन का ध्यान रखना है और लोगों को एंगेज भी रखना है, उनसे फीडबैक्स भी लेने हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक डिजास्टर वाला पॉइंट है, दो एग्जांपल आप बनते हैं देने और फिर आगे बढ़ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एक जनरल पॉइंट है, इसमें भी बहुत से एग्जांपल है। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ एनी IAS ऑफिसर, जो भी आप सिविल सर्वेंट्स का जो एग्जांपल पीछे देख रहे हैं उनके इमोशनल एस्पेक्ट को आप लिख सकते हैं। जैसे सौम्या पांडे जी का एग्जांपल है कि भाई वो भी इमोशन ही है कि ड्यूटी के लिए वो इतना कमिटेड है कि बर्थ ऑफ द बेबी के बाद वो 14 डेज में ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। डन डन।
अब देखिए नेक्स्ट आपका पार्ट आता है कि कैसे, इसका सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर है, सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर कि कैसे आप एनहेंस करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है? पहली बात तो वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब ईआई एंकरेज करेगा कि भाई आप मिस्टेक्स कम करें, है ना, और ट्रांसपेरेंसी रखें अपनी, और ह्यूमनाइजेस द गवर्नमेंट, ऑथेंटिसिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए। इसमें एग्जांपल आपका 2021 का एग्जांपल है, अप्रैल का, कोविड 19 के रिस्पेक्ट में इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने एडमिटेड द गवर्नमेंट मिस्टेक कहीं ना कहीं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई और लोगों का एक ट्रस्ट बना। तो हमारा क्वेश्चन भी वही है, पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। दूसरा कल्चरल कॉम्पिटेंसीज, कल्चरल सेंसिटिविटी मैंने पीछे लिखवाया ही था, इसमें भी एग्जांपल देखो आपका वैक्सीन एक्सेप्टेंस या वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी, ये टॉपिक भी आपका, लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे, वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। क्लियर, ये भी आपका पॉइंट आ जाता है। देन थर्ड पॉइंट आता है आपका नैरेटिव फ्रेमिंग। ये भी सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट है, परसेप्शन क्रिएट करना। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो एम्प्लॉय करती है स्टोरी टेलिंग टू द प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें स्टोरी टेलिंग वगैरह इंक्लूड करते हैं कि लोग फाइनेंशियली इंक्लूजन वो शो करें, और सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताया जाता है। इसी तरीके की सक्सेस स्टोरीज आप जो है, ये तो पब्लिक के रिस्पेक्ट में, तो पब्लिक का एग्जांपल देना होगा, लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट का भी एग्जांपल दो ना, तो उसमें भी आप देखेंगे स्टोरी टेलिंग होती है। अगर कोई प्रोडक्ट बेचना होता है तो कंपनी क्या काम करती है, वो एडवर्टीजमेंट ऐसे दिखाती है कि भाई जो सामने वाला है उसने प्रोडक्ट को ट्राई किया हुआ है, वो उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा चुका है, तो आप भी उस प्रोडक्ट को यूज करें। एक तरीके से आपको परसुएट भी कर रहे हैं और इमोशंस का भी यूज कर रहे हैं वहां। लेकिन खैर हम एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में तो पब्लिक के रिस्पेक्ट में ही देंगे। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट डिजिटल लिटरेसी हो सकता है। इसमें क्या है कि भाई माय गवर्नमेंट ऐप जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सिटीजन के एंगेजमेंट में। तो मेरी कोशिश क्या है यहाँ पर, आई एम शोइंग यू द एग्जाम्पल्स। आपको गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में, पब्लिक के रिस्पेक्ट में, पब्लिक ट्रस्ट के रिस्पेक्ट पे ईआई की कॉम्पिटेंसी, मतलब ईआई कितना काम कर सकता है अच्छी तरीके से इन पर्टिकुलर चीजों को इफेक्टिव बनाने में कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाए और पब्लिक के अंदर ट्रस्ट बन जाए। इस चीज के लिए आपको एग्जाम्पल देने होंगे। फिर आप बाकी एग्जाम्पल देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एग्जाम्पल है, इमोशंस का रोल है। ये सुकन्या समृद्धि योजना लिख सकते हैं बिल्कुल एकदम। सेल्फी विद डॉटर, ये भी एक एग्जाम्पल है। मतलब कौन सा, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भरता, आप जितने भी इनिशिएटिव लिखें इन सब में आप पॉइंट बना सकते हैं, सब में। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लास्ट पॉइंट और देख लो, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी ये रोल प्ले कर सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल आपका है कि भाई सिटीजन का फीडबैक, सिटीजन के ग्रीवेंसेस को देखना, इसमें सिटीजन चार्टर भी आ जाएगा, या फिर आप सेवोत्तम मॉडल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहां आपका सेवोत्तम मॉडल में तो उनकी ग्रीवेंसेस ली जाती है, लोगों की ग्रीवेंसेस ही यहां पर ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरी कोशिश है कि आप समझें। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं आएंगे। आज ये क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी या पब्लिक गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट्स बेकार हो जाएंगे। अगर आपने ये पॉइंट्स एक तरफ पढ़े हैं तो लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल भी सेम रहेंगे, पॉइंट्स भी सिमिलर रहेंगे। बस लिखने का तरीका है कि आप उसको कैसे इमोशंस के साथ लिंक करके लिख रहे हो यहाँ पर, कल आप इसको गुड गवर्नेंस के साथ लिख करके आ सकते हो। तो हर तरीके के क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के पॉइंट्स आप अगले और भी तरीके के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, अपना माइंड थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। चलो अगला क्वेश्चन आपका, ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। मैं सीधे जाता हूं क्वेश्चन पर क्योंकि टाइम लिमिटेड है स्टूडेंट्स हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन क्राइसिस मैनेजमेंट। अब देखो क्राइसिस मैनेजमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कैसे अप्लाई करोगे। सिंपल पॉइंट है, एक चीज जो आपने वहां पिछले क्वेश्चन में पॉइंट बना के लिखी थी, देखो वही चीज अपने आप में 10 नंबर का क्वेश्चन बन के आ गई है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का क्या मतलब है, एक तो ये जरूर बताना है, और फिर ईआई उसमें कैसे हेल्प करती है ये बताना है। ये बनेगा आपका इंट्रोडक्शन, और सजेस्टिव मेजर्स आपका सेकंड पार्ट है। तो बॉडी में आपको बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे अप्लाई कर सकती है क्राइसिस मैनेजमेंट में। इंट्रोडक्शन में आप इसको शॉर्ट में बताएंगे इसी बात को, बॉडी पार्ट में इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, और फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेगा मीजर्स का। बस हो गया। अब देखो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं।
इंट्रोडक्शन। ग्लोबल रिस्पॉन्स आता है कोविड के रिस्पेक्ट में। आप चाहें तो इस आंसर को कोविड से शुरू कर सकते हैं। कोविड अपने आप में एक रिसेंट एक डिजास्टर था और उसको मैनेज करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो देखा जाए क्वेश्चन उस कंटेक्स्ट में ही बनाया गया है, लेकिन आप जनरल भी डिस्कस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोविड से ही शुरू करो। मेरा पॉइंट बस ये है कि यहां पर जरूर बताएं कि यह हाईलाइट करता है क्राइसिस मैनेजमेंट में, जहां पर वैल्यूज कौन सी है? एम्पैथी, कंपैशन, क्लियर कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी, ये सारी बातें वो लेकर के आता है। और देखो यही बातों को आप बॉडी का पॉइंट्स बना करके एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपका आंसर डन है। आपका आंसर डन हो जाएगा, बस इतना ही है। आगे आप लिख सकते हैं कि भाई हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं, सेकंड पार्ट का आंसर भी लिख सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, यहां से हम क्राइसिस मैनेजमेंट को इफेक्टिवली मतलब दूर कर सकते हैं या इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें हेडिंग देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन क्राइसिस मैनेजमेंट। पहली हेडिंग है रिकॉग्नाइज करना और एड्रेस करना इमोशनल ट्रिगर्स को। मतलब जब भी एक्नॉलेजमेंट करना कि आपके इमोशन क्या है, दूसरों के इमोशन क्या है, जब क्राइसिस हुई है, ये बहुत जरूरी है। इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये वाला एग्जांपल तो मैं चाहूंगा एग्जाम में आप लिखें, वैसे भी लिखें, इनफैक्ट कहीं मौका मिले तो। ये एग्जांपल है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी का। ये एम्स के डायरेक्टर, उस टाइम पे कोविड जब आया तो इन्होंने साइंस बेस्ड गाइडेंस दी लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी और उन्हें बताया कि कोविड से कैसे बचा जा सकता है। इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन इस हद तक थी कि उन्होंने ये भी बताया कि छींकना भी कैसे, ऐसे हाथ रख करके छींकना है, आप ओपनली एयर में छींकेंगे नहीं। और कोविड कैसे कैसे फैल सकता है, अनसर्टेनिटीज जो कोविड के बारे में थी वो भी बताई। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे नहीं पता आप इसको और कहां कहां लिख सकते हैं। ये इमोशंस में, ये ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी के रिस्पेक्ट में, ये कमिटमेंट के रिस्पेक्ट में, ये अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी, मतलब बहुत जगह एग्जाम्पल जाएगा, बहुत जगह। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, एम्पैथी बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अगेन मैं कोविड के रिस्पेक्ट में आंसर दे रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो एग्जाम्पल बाकी तरीके के क्राइसिस में भी दे सकते हैं। देखो क्राइसिस रिलेटेड टू केरला में जो अभी रिसेंटली लैंडस्लाइड्स आए, या फिर फ्लड सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल रिसेंट के भी हैं, आप चाहे तो रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। खैर इसमें एग्जाम्पल है आनंद महिंद्रा जी का। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कोविड में उन्होंने अपनी सैलरी क्या कर ली थी, कम कर ली थी, और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो थे उनकी भी सैलरी उन्होंने कट कर दी थी, ताकि कंपनी पे वो स्ट्रेस ना पड़े और जो पूरा स्टाफ है उसको सैलरी मिले। क्लियर। साथ ही साथ आपको क्लियर कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। मतलब जैसे ये साइक्लोन तोकते आया था बीच में, अभी पिछले 2 साल पुरानी बात है, साइक्लोन आते ही रहते हैं। अब तो ये क्या हो गया है कि इतना अनस्टेबल हो चुका है जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, साइक्लोन्स बढ़ गए हैं। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स और भी हैं जो रिसेंट है, 2021 का है। तो इसमें क्या था, क्लियर इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शंस थे और उसमें रीअश्योरेंस था, लोगों को जो अफेक्ट हुए हैं उनको ट्रांसफर किया गया इधर से उधर, वो एक एग्जांपल है। फिर तीसरे एग्जांपल के बाद चौथा एग्जांपल आपका एडेप्टेबिलिटी का है। सिमिलर काइंड ऑफ अ पॉइंट, देखो ये पहले का पॉइंट है केरला फ्लड्स का, लेकिन मैंने केरला लैंडस्लाइड्स का रीसेंट एग्जांपल जो है वो भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। ठीक है, लीडिंग बाय एग्जांपल, एग्जांपल के साथ लीड करना, इसमें चंद्रयान 2 है या चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 है या फिर आदित्य L1 मिशन है। और इसमें जो हमारे चीफ हैं, पर्टिकुलर जो चीफ हैं, उनकी भी एक स्टोरी आई थी, बहुत अच्छी हार्ट टचिंग स्टोरी है कि जिस दिन आदित्य L1 मिशन का लॉन्च हुआ उस दिन उनको पता चला, डायग्नोज हुआ कैंसर। और ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को छोड़ा नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और किस तरीके से उन्होंने अपने जो है जो हेल्थ रिलेटेड जो भी मेडिकल एडवाइस है, जो भी ट्रीटमेंट है वो लिया है, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग वर्किंग इन द एस्पेक्ट एंड हैविंग दिस करेज even after diagnosed with cancer, having this courage to move forward. But recent example, बिल्कुल एकदम रियल एग्जाम्पल, recent example. So use these examples in the exam. अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर इसमें आपका जो पॉइंट आता है वो आता है कि व्हाट आर द मीजर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए क्या मीजर्स हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट ये है सबसे पहला कि सबसे पहले तो रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग in regard to emotional intelligence. Do you agree? Right? एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं पुलिस का।
पुलिस ऑफिशियल्स का, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग उनके अंदर क्या लेके आएगा, सेंसिटिविटी लेकर आएगा, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स, मतलब अगर आप हमेशा ही क्राइम, गुंडागर्दी, क्रिमिनल्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं आप सेंसिटिविटी खो देते हैं। तो सेंसिटिविटी मेंटेन रहने के लिए आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग एस्पेक्ट जरूर इंट्रोड्यूस करें, ये इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ अ पॉइंट पीछे भी लिखा है हमने, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड कम्युनिकेशंस रखने की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स आपका बनता है कि क्या आप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस अगर है, तो अगर आप इसको क्वेश्चन को दोबारा देखें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट मेजर्स टू एनहेंस द क्राइसिस मैनेजमेंट थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपकी ट्रेनिंग हो इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो तो क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट आता है रिजिलियंस, रिजिलियंस आपको बढ़ाना है। रेजिलियंस वर्ड का मतलब होता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कि इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, अगर क्राइसिस होगी भी तो आपके ऊपर वो इंपैक्ट नहीं आएगा। लास्टली जो फोर्थ पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको रेजिलियंस लिख सकते हैं, टोटली पॉइंट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टीम रेजिलियंस। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपका है इंप्लीमेंट रिफ्लेक्टिव पॉलिसीज, इंप्लीमेंट रिफ्लेक्टिव पॉलिसीज। देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसका क्या मतलब है, इंप्लीमेंट रिफ्लेक्टिव पॉलिसीज। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिव पॉलिसीज कौन सी है, ये वो पॉलिसीज हैं जो बेसिकली आप जैसे हो उसी तरीके का आप काम करेंगे, उसी की तरीके का आपका इंपैक्ट होगा। तो अगर हम पॉलिसीज ऐसी बनाएं जो आपको क्राइसिस में हेल्प करे, कि आप लोगों की मदद कर सके, वो रिफ्लेक्ट करे आपके नेचर को, रिफ्लेक्ट, आपका हेल्पिंग नेचर है तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए पॉलिसी में। इस तरीके की पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। डन। अल्टीमेटली अगर आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने हैं, इसमें एक एग्जांपल है, छूट गया था अभी, इसमें क्लियर कट एग्जांपल अगर आपको देना है तो आपको प्रेस ब्रीफिंग टाइम एंड अगेन करने की जरूरत है। और अगर रिजिलियंस आपको चाहिए कि भाई आपके सिस्टम में रिजिलियंस हो, तो इसके लिए ना एक बड़ा अच्छा डायग्राम है स्टूडेंट्स, मैं आपको दे देता हूं। ये डेनियल गोलेमैन, अगर नहीं आता है इनका नाम इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो बहुत बच्चे लिख के आते हैं तो आंसर इनकम्प्लीट हो जाता है। तो डेनियल गोलेमैन ने ना अपनी 5 बातें बताई थी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, जिसमें पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है एम्पैथी, फोर्थ इज मोटिवेशन, एंड फिफ्थ इज सोशल स्किल्स। सो 1 2 3 4 5, ये 5 बातें डेनियल गोलेमैन में बताई हुई हैं स्टूडेंट्स, कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, या फिर स्लैश कंपोनेंट्स ऑफ ईआई क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ईआई भी अगर क्वेश्चन आता है तब भी यही आंसर है। तो देखो जब ये होगा तो ऐसे में जो आपकी टीम है उसकी रेजिलियंस बढ़ जाएगी। डन, समझ में आया। तो फिर अगेन वही वाली बात है कि टाइम लिमिटेड है सर, स्पेस लिमिटेड है, कितनी सारी चीजें कैसे लिखूं, तो मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं स्टूडेंट, जरूरी नहीं है हर जगह लिखना ही लिखना है, लेकिन कहीं अगर मौका मिले तो बस लिख दो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, केस स्टडी। केस स्टडी में स्टूडेंट्स मैं पूरी की पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर कि आपने आंसर राइटिंग कर ली है, तो डेफिनेटली मैं पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ूंगा। मैं अगर कोई स्टूडेंट जिसने आंसर राइटिंग नहीं करी है और उसको लगता है कि सर मैं केस स्टडी पढ़ लूं एक बार, तो देखो यहां पर वीडियो आप पॉज कर लो, और वीडियो को आप पॉज करके क्या कर सकते हैं, पूरी पूरी केस स्टडी को पढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लिए, केस स्टडी पढ़िए, मैं सीधे आंसर बताऊंगा इसमें। डन।
तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया है स्टूडेंट्स की प्रिया मेहता जो है, ये प्रिया मेहता डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर में कंपनी में काम करती हैं और इनका छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा जो है वो डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड बताया हुआ है। एंड अल्टीमेटली जो राजेश कुमार है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इज अवेयर ऑफ द प्रिया सिचुएशन। ये कंसर्न भी हैं अबाउट द पोटेंशियल ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ द इंप्लीमेंटिंग द चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी। अब इसी रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा केस स्टडी चल रहा है कि भाई राजेश नाउ फेसेस द एडिशनल प्रेशर ऑफ इंश्योरिंग दैट कंपनीज जो पॉलिसीज हैं वो अलाइन करें रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही है कि लीव वगैरह उसमें छुट्टी वगैरह मिलनी चाहिए अगर पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे अगर डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड हैं तो। इसी में आपका आता है अंडरस्कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू द पेरेंट डिसेबल्ड चाइल्ड। फेलियर अगर इसमें होता है तो लीगल मैंडेट आ जाती है और अगर लीगल रिपरकशंस होते हैं तो वो डैमेज करेगा कंपनी की रेपुटेशन को भी। दिस एड्स अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू राजेश डिसीजन कि वो क्या करें। तो इसमें बताने हैं हमें स्टेक होल्डर्स, इसमें बताने हैं हमें एथिकल डायलेमास, इसमें हमें बताने हैं कि कंपनी कैसे डिजाइन करे चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी को और राजेश को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये 4 क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस बार एक बार इसको और देख लीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से केस स्टडी को और देख लीजिए। अब चलते हैं इसके आंसर पर। आंसर में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इनिशियली आपका जो आंसर इसमें देना है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली किस बारे में है केस स्टडी वो बताना बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली आपका इंट्रोडक्शन कुछ इसी तरीके का होगा। देखो कि सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दी वर्कफोर्स को बढ़ाना है तो इस पे लीव देने की जरूरत है। सिमिलर पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर में जरूरत है अल्टीमेटली। और अब यहां पर मिस्टर राजेश क्या डायलेमा फेस कर रहे हैं ये आप बता दीजिए, ठीक है। अल्टीमेटली हु आर दी पर्टिकुलर इसमें स्टेक होल्डर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा है हु आर दी स्टेक होल्डर्स, तो मैं चाहूंगा कि यहां पर स्टेक होल्डर का नाम और उनका इंटरेस्ट एक लाइन में जरूर लिख दीजिए, जरूर लिख दीजिए। जैसे प्रिया मेहता, इस केस में अगर आप देखें तो प्रिया मेहता तो सबसे पहले एम्प्लॉई ही हैं, वो अपने आप में स्टेक होल्डर हैं। फिर राजेश कुमार वो चीफ हैं। तीसरा कंपनी खुद, और कंपनी में बाकी एम्प्लॉयज, क्योंकि आज एक एम्प्लॉय की बात है कल दूसरे एम्प्लॉय की भी बात आएगी। फिर जितने स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जितने भी हैं कंपनी के, रिसोर्स टीम है, एम्प्लॉय की अपनी खुद की फैमिली भी एक स्टेक होल्डर है, और डिसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप्स हैं, साथ में जो है जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, और लीगल अथॉरिटी भी है, क्योंकि ये लीगल मैंडेट भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आ चुका है। इस रिस्पेक्ट में स्टूडेंट सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो स्टेक होल्डर्स का और उनके इंटरेस्ट का एक एक लाइन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब आप लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एथिकल डायलेमा। स्टूडेंट्स कौन कौन से एथिकल डायलेमा है इसमें, मिस्टर राजेश ये डायलेमा फेस कर सकते हैं। मिस्टर राजेश जो फेस कर रहे हैं उसमें एक एथिकल डायलेमा है सबसे पहला कि ड्यूटी ऑफ केयर की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी की बात सोचूं। ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी भी है ना, ऐसे लीव देंगे तो फिर कैसे चलेगा, लेकिन ड्यूटी भी है, ड्यूटी ऑफ केयर कि भाई मैं अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखूं। दूसरा इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, अगर ऐसे में वो लीव देते हैं किसी फीमेल को तो अल्टीमेटली ये एलिगेशन लग सकता है कहीं ना कहीं कि भैया आप पूरे स्टाफ को तो नहीं दे रहे, सिर्फ जिसको जरूरत है उसको दे रहे हैं, तो इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। फिर बेनिफिसेंस वर्सेस नॉन बेनिफिसेंस, भाई राजेश एम्स की भाई बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिया में वो काम, प्रिया के बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट के लिए वो काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी तो उन्हें ध्यान रखना है, ये भी एक एथिकल डायलेमा है। देन आपका जो पर्टिकुलर कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि अगर एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया है एथिकल डायलेमा का, कम से कम नहीं तो 5 एथिकल डायलेमा आपको लिखने हैं विद 2 लाइंस ईच, कम से कम 2-2 लाइन में उसे एक्सप्लेन भी करना है। इंटीग्रिटी की सोचूं या मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सोचूं, इंटीग्रिटी किस रिस्पेक्ट में कहती है कि भाई राजेश जो है इंक्लूसिविटी की सोचे, सपोर्टिवनेस की सोचे, या वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सोचे कि फिजिबिलिटी है भी, क्या हम हफ्ते हफ्ते 10 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं क्या। और लास्ट है भाई, आज आपने शॉर्ट टर्म गेन तो कर लिया, किसी को छुट्टी नहीं दी, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी कंपनी के रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट। इसमें एक पॉइंट 6 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है कि भाई एम्प्लॉय की मोराल की बात है या फेयरनेस इन द सिस्टम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी लोग भी सोच सकते हैं कि हमें तो छुट्टी नहीं मिली, है ना।
तो अब इस पे तीसरा आता है, हाउ कैन कंपनी डिजाइन चाइल्ड केयर पॉलिसी, कैसे डिजाइन करेगी। पहला पॉइंट, उसकी सोच में ही इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, या फिर आप दिन में करिए या आप रात में करिए, कहीं ना कहीं कंपेंसेट करेंगे। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, कंपनीज लाइक गूगल वर्क लाइफ बैलेंस में वो फोकस करती हैं। इसमें आप एग्जांपल आर्टिकल 14 का दे सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यू यूज सच एग्जांपल्स इन द एग्जाम व्हाइल राइटिंग द केस स्टडीज। देन आप, जरूरी नहीं है एक साथ सब करो, आप फेज वाइज मैनर में कर सकते हो। भाई 3 दिन की पहले, फिर कुछ समय निकलने के बाद फिर 1 हफ्ते की, फिर कुछ समय निकलने के बाद फिर आप 1 हफ्ते की दे सकते हो। तो आप फेज्ड मैनर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और केस टू केस बेसिस पर इसको एसेस किया जा सकता है, उसके लिए कमिटी बनाई जा सकती है। फोर्थ आ गया, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका एंगेजमेंट, तो फीडबैक सेशंस रखे जाएं, पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो, ये भी एक पॉइंट बनता है, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका लीगल कंप्लाइंस, कहीं ना कहीं आपको लीगल फ्रेमवर्क्स तो बनाने होंगे। अगर वो फ्रेमवर्क्स पब्लिक के लिए हैं तो वो प्राइवेट कंपनीज पे भी अप्लाई होने चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में आप ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे। तो क्वेश्चन जो आपका है कि कैसे डिजाइन करें एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप अपने पॉलिसी को डिजाइन करें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडेड पॉइंट है, सीएसआर। सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर में अपना रोल प्ले करें, सो यू कैन यूज दिस पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेप्स राजेश को क्या लेने चाहिए। देखो, सबसे पहला तो पॉलिसी डेवलपमेंट में राजेश को स्टेप लेना है और क्लैरिटी लेकर के आनी है कि करना क्या है। इसमें जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 है, यू कैन यूज दिस एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका आ गया भाई, एथिकल लीडरशिप को जरूर लेकर आना है। आपकी अगर एथिकल लीडरशिप है तो आप अपने एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबल, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस रहे, उन्हें आप सपोर्ट करें जब उनको जरूरत हो। इसमें आपका ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ महात्मा गांधी जी, मे बी यू कैन, मे बी यू कैन नॉट, इट्स फाइन, मतलब आप चाहे करें आप चाहे ना करें, आपकी मर्जी है। बनता तो है पॉइंट, लेकिन डायरेक्टली नहीं बन रहा है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, आइडेंटिफाई करिए कि उनका काम किस वजह से इंपैक्ट कर रहा है। अगर इस वजह से इंपैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली रेगुलर असेसमेंट आपको करने हैं। और ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है कि अगर उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है कंपनी से तो उसको एक्सप्लॉइट ना करे। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, सपोर्ट सिस्टम, जैसे टीसीएस का कंसल्टेंसी सर्विसेज है मेंटल वेलबींग के लिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यूज दिस एग्जांपल इंस्टीड। क्योंकि प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, तो कंपनी जो प्राइवेट है उसी का एग्जांपल आप यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स है फेयर एप्लीकेशन एंड रिव्यू प्रोसेस, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है एक। इसमें आप देखिए एग्जांपल है कि मतलब इस प्रोसेस में ये है कि कहीं ना कहीं बायसनेस या फेवरेटिज्म नहीं आना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए लीव अप्लाई करने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी इस बात को बोल करके लीव ले ले। डन। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, राजेश कोशिश कर सकते हैं इनफैक्ट कल्चरली वो सेंसिटिव हो। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी। ये भी एक पॉइंट है कि भाई सेंसिटाइज करना है वर्कफोर्स को इस रिस्पेक्ट में। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये विप्रो का एग्जांपल है यहाँ पर। अब आप कोटेशन के साथ इस टॉपिक को, इस केस स्टडी को खत्म कर सकते हैं कि भाई महात्मा गांधी ने भी कहा है, द ट्रू मेजर ऑफ सोसाइटी इज हाउ इट ट्रीट्स द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स। तो बहुत जरूरी है कि हम ना कि सिर्फ लीगल एस्पेक्ट को सोचें, एथिकल इंपेरेटिव, एथिकल एस्पेक्ट को भी सोच करके पॉलिसी बनाए, जिसमें हम इंक्लूसिविटी भी रखें और अपने पूरे जो एम्प्लॉय वेलफेयर है उसका भी ध्यान रखें। ये आपकी अगली केस स्टडी है स्टूडेंट्स। इस केस स्टडी में बेसिकली रिनाउंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, मेजर इंडियन सिटी में फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर है, मोलेस्टेशन होता है इसमें by the involvement of the senior colleague. Accused is highly respected and influential figure है। Ultimately alleged harassment of the resident doctor। ठीक है, प्रोटेस्टर्स डिमांड करते हैं कि भाई सस्पेंशन होना चाहिए एक्सक्यूज्ड का, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रोबस्ट सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। प्रोटेस्ट सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट करता है हॉस्पिटल सर्विसेज को, अफेक्टिंग द पेशेंट्स, द थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर इन न्यूज, उसी के रिस्पेक्ट में पूरी केस स्टडी है स्टूडेंट्स। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, जल्दी से रीड कर लीजिए केस स्टडी को। इसमें वर्क
प्लेस हैरेसमेंट एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के रिस्पेक्ट में भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट रखें। तो आपने केस स्टडी पढ़ ली है स्टूडेंट्स। इस पूरी केस स्टडी में डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फेस द चैलेंज ऑफ द टास्क कि भाई वो क्या करें, इतना सेंसिटिव इशू है तो वो पेशेंट्स को ही नहीं अफेक्ट कर रहा ये, साथ ही साथ ऑल्सो थ्रेटन द इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन, जिसमें रेपुटेशन वाला पॉइंट भी है। स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्टर नीड टू बैलेंस द डिमांड्स फॉर द स्विफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट हो, स्विफ्ट मतलब बहुत तेजी से एंगेज करा जाए इसमें मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस को विद द प्रोटेस्टर्स। डायरेक्टर एश्योर्ड देम कि भाई ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी और अगर गिल्टी पाए जाएंगे तो सजा भी होगी। एडिशनली डायरेक्टर एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी। अब आफ्टर सेवरल डिस्कशन एंड एश्योरेंसेस प्रोटेस्टर्स एग्रीड टू एंड द एजिटेशन, ठीक है, ट्रस्टिंग द डायरेक्टर्स कमिटमेंट टू सेफ्टी जस्टिस। डन। Situation required immediate and long-term measures to restore the trust, moral and ethical standards of the institution. अब इस रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स यहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है। दूसरा है मेरिट और डीमेरिट बताने हैं हमें इन 3 पॉइंट्स पर। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में आप लिखिए, और जो डायरेक्टर डायलेमा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में लिखिए कि डायरेक्टर को फेयर इन्वेस्टिगेशन, हॉस्पिटल ऑपरेशंस और सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं इसको। स्टेक होल्डर्स आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें पूछे नहीं गए हैं तो आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ये सभी इसमें क्या है, स्टेक होल्डर्स। अंत में आ जाते हैं हम कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर क्या है, इसके पॉइंट्स देखिए। ऐसे केस स्टडी में स्टूडेंट्स आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में विशाखा गाइडलाइंस को मेंशन कर सकते थे। ये विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बताता है कि मैंडेटरी फेयर इन्वेस्टिगेशन इन केसेस ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस इन इंडिया, ये जरूर लिखिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर की कि मॉलेस्टेशन जो इंसिडेंट हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, ये वाला पहला पॉइंट है आपका कि जस्टिस और फेयरनेस के साथ इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, विक्टिम को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सिस्टम कमिटी भी बनाने की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाना है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन एंड ऑल सेंसिटिव एरियाज में। साथ ही साथ कल्चरल चेंज जो हो रहा है उसमें भी वर्क करना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, वर्क प्लेस एथिक्स एंड हैरेसमेंट ना हो उसके रिस्पेक्ट में, अवेयरनेस इन द मासेस इन द पीपल, उसके रिस्पेक्ट में भी रेगुलर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, ठीक है। देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स द केसेस ऑफ हैरेसमेंट। डन। 6 पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, कम्युनिकेट करना क्लियरली विद द मीडिया। कहीं ना कहीं पब्लिक के ट्रस्ट को रिस्टोर करने की जरूरत है, ये भी आपका पॉइंट बनता है। तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करनी पड़ेगी, आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, ठीक है, पब्लिक ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। अगला आता है कि क्या मेरिट डिमेरिट है। जैसे पहला पॉइंट है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द एक्यूज्ड हो जाए, तो ऐसे में मेरिट क्या है भाई, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी शो हो जाएगी, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा पब्लिक को, मासेस को, डॉक्टर्स को, बाकियों को। कैन हेल्प द क्वेल द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट रुक जाएगी, फायदा ही होगा उसमें, और प्रोएक्टिव लीडरशिप शो हो जाएगी। लेकिन फिर वो वाला पॉइंट, हमने कैसे अज्यूम कर लिया कि वो पर्सन गिल्टी है, आपने किसी को पकड़ा जेल में डाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला पॉइंट तो बनता है ना। इंक्वायरी हो तो सही रहेगा, इमीडिएट सस्पेंशन में आपने मान लिया गलत है, प्री जज कर लिया पहले से ही, बैकलैश हो सकता है, डिवीजन इसमें हो जाए, दो ग्रुप बन जाए कि कहीं ना कहीं बाकियों को भी खतरा आ जाए, स्टाफ को, कि भाई हमारे पे भी एलिगेशन कल किसी ने लगा दिया, हमें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। और एक्टिंग विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये बहुत जरूरी है, तो ये भी अपने आप में एक डीमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई इनिशिएट करें थॉरो इन्वेस्टिगेशन। थॉरो इन्वेस्टिगेशन तो इनिशिएट कर दोगे, लेकिन इसका डीमेरिट यह है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड,
यूज दिस पॉइंट, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिले हो सकता है। विक्टिम एंड अदर स्टाफ में फील अनसेफ, इतने में तो सब अनसेफ फील करने लगेंगे। एक्यूज्ड पर्सन इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ये डीमेरिट है। फायदे ये हैं कि इनिशिएट थोरो इन्वेस्टिगेशन में फिर प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस आ जाएगा, ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा, ऑल एविडेंस कलेक्ट करे जाएंगे। कोशिश रहेगी इसमें परमानेंट कंक्लूजन ना निकाला जाए, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो, मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के लिए जरूरी है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें। थर्ड पॉइंट आता है एंगेज द एक्सटर्नल एजेंसी, क्या हम एक्सटर्नल एजेंसी को इंक्लूड करें इसमें? इसमें डिमेरिट यह है कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, सिमिलर पॉइंट्स, कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगी, मे लैक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इंटरनल डायनेमिक्स जो है, और अल्टीमेटली ये डिले लेकर के आएगा, तब तक फिर अगेन इमीडिएट मेजर्स जो है वो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ये भी एक डिमेरिट है। मेरिट यह है कि इंपार्शियलिटी लेकर के आएगा, क्रेडिबिलिटी लेकर के आएगा, भाई डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व नहीं है, ये चीज क्लियर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर डेवलप होगा और इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा ये, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बायसनेस फिर शो नहीं होगी कोई भी डिसीजन में। और लास्टली ये अलाइन करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर हैंडलिंग सच काइंड ऑफ सेंसिटिव केसेस, कि आप एक्सटर्नल एजेंसी का रोल प्ले करें। अल्टीमेटली इसका जो कंक्लूजन है वो कंबाइनिंग द इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द एक्यूज्ड है, पहला पॉइंट। इमीडिएटली देखो सस्पेंशन होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ सच काइंड ऑफ मेथड्स, सच काइंड ऑफ ऑप्शंस, उनका यूज कर लिया। ऐसा करने से आप इमीडिएट सेफ्टी कंसर्न्स पे फोकस करेंगे, फ्यूचर में जस्टिस के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट लेकर के आएगा। लेकिन मैं चाहूंगा इसमें आप लॉन्ग टर्म क्या चीजें करेंगे जरूर लिख दें इसमें, मतलब लॉन्ग टर्म भी आप क्या करेंगे लिख दीजिए इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस रिस्पेक्ट में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, डिटेल में डिस्कस करे हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस तरीके के आंसर राइटिंग स्टूडेंट्स आप करते रहिए, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद करने की। गुड विशेस फॉर द एग्जाम स्टूडेंट्स एंड गुड विशेस टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द लेक्चर फॉर लर्निंग एस्पेक्ट ऑल्सो। गुड विशेस एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे।